टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शाहरुख खान है, उसी कंपनी की को ओनर जूही चावला है। आपने तो उनके बारे में देखिए ये आप मीडिया वाले करते हैं, गद्दारी करेंगे तो गद्दार कहा जाएगा। उन्होंने क्या गद्दारी, किसी को गद्दार कह देना, ये आपको लगता नहीं कि आप अति कर रहे हैं? कुमार भाई, ये गद्दारी नहीं है तो क्या है? आपको शाहरुख खान अगर बनाया तो भारत की जनता ने बनाया है, नहीं तो आप पान मसाला बेचने वाले हैं। आप नाटक करते हैं अपनी सुरक्षा को लेकर के, अपने ऊपर हमलों को लेकर के। आप ये बताइए, आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का बकरे का व्यापार करते हैं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे से उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम। अब अखिलेश यादव इस तरीके की राजनीति हिंदू नेताओं को जो हिंदुओं की बात करते हो बदनाम करने के लिए करते हैं, उन्हें आदत है। उनके पिताजी को इसीलिए मुल्ला मुलायम सिंह कहा जाता था। लेकिन आप भी तो उसी पार्टी में थे। मैं कभी उस पार्टी में आपके नाम का ऐलान हुआ था। मैं कभी उस पार्टी में नहीं। मैं कल्याण सिंह जी के साथ था। और कभी मेरे ऐसे एक जनरल रिश्ते जिस तरीके से होते हैं, अखिलेश जी मिलते हैं, उनसे भी दुआ सलाम होती है। मायावती जी से मुलाकात हुई थी टिकट को लेकर कई बार। संजीव बालियान से नहीं बनती? मेरी बनती है, बहुत अच्छे दोस्त है संजीव बालियान मेरे। आपको इस बात का मलाल है कि आपको मंत्री नहीं बनाया गया? पश्चिम में 9-10 MP रहा करते थे राजपूत समाज के। इस बार किसी कारणवश उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो वो अपना एक गुस्सा था। मेरे जाने से पहले जेल खाली करा दी गई थी। जेल में अकेला रखा था मुझे, जिससे मेरा मनोबल टूट जाए। पूरी जेल में अकेला, बैरक में नहीं, पूरी जेल में अकेला, पूरी जेल खाली करा दी थी। आप इतना हिंदू मुसलमान करते हैं, मुसलमान वोट देते हैं आपको? नहीं देते। क्यों? चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, क्या करना है? अतुल प्रधान छोड़िए, खुद अखिलेश यादव जी लड़ेंगे तो तीसरे नंबर पर रहेंगे। मैं तो कहता हूं ना, इस बार अखिलेश यादव जी को लड़ना चाहिए। नमस्कार, यूपी तक के खास पॉडकास्ट यूपी की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक और हमारे इस पॉडकास्ट के खास मेहमान हैं संगीत सोम। संगीत सोम बीजेपी के 2 बार के विधायक हैं। पश्चिम में हिंदुत्ववादी सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं, लेकिन विवादों से और खास करके बयानों से इनका पुराना नाता है, विवादित बयानों से। इस वक्त हमारे साथ हैं, स्वागत है। धन्यवाद कुमार जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हूं, लेकिन आजकल आपके चर्चे खूब हैं क्योंकि आपने देश के सुपरस्टार शाहरुख खान को गद्दार कहा है। क्यों आपने गद्दार कहा है? आखिर शाहरुख खान से आपकी ऐसी क्या अदावत है, क्या दुश्मनी? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताइए पहले तो, अगर हम जनप्रतिनिधि हैं, 2 बार MLA रहा हूं, पब्लिक की सेवा करता हूं, आज पूरे देश में जाता हूं, पब्लिक के बीच में जाता हूं, पूरे प्रदेश में जाता हूं, पब्लिक के बीच में जाता हूं। जनप्रतिनिधि का क्या कर्तव्य बनता है? जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि लोगों की जो भावना है उन्हें पब्लिक के बीच में, उसमें सरकार की जानकारी में लाए, देश की जानकारी में लाए, लोगों की जानकारी में लाए। आज जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है, वहां बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, घर से खींच के बलात्कार किया जा रहा है, गैंग रेप किया जा रहा है, वहां हिंदुओं को जिस तरीके से काटा जा रहा है, जिस तरीके से मर्डर हो रहे हैं, जैसे अभी कल भी दो मर्डर कल हुए हैं। ये तो शहर के हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं, जो देहात के हैं रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, वो तो किसी को पता भी नहीं है ना। जब इतना बड़ा अत्याचार हो रहा हो और पूरे देश के लोगों की भावना वहां हिंदुओं के प्रति, वहां अल्पसंख्यकों के प्रति इस तरीके से जागृत हो, तो शाहरुख खान जैसे लोग, जिन्हें आप सुपरस्टार कहते हैं, मैं सुपरस्टार कभी नहीं कहता, क्योंकि सुपरस्टार किस लिए सुपरस्टार है साहब? फिल्म का सुपरस्टार है। फिल्म के सुपरस्टार है तो क्या पिक्चर में फ्री काम करते हैं? वो पैसे के लिए काम करते हैं ना। सुपरस्टार हम लोग हैं, हम लोग जनता की सेवा करते हैं, वो पैसे के लिए नहीं करते, हम लोगों की सेवा करते हैं। तो सुपरस्टार सेवा करने वाला होता है साहब। ये लोग सुपरस्टार नहीं है, क्योंकि ये पैसे के लिए काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। फिल्म बनाना इनका बिजनेस है, और जब अच्छी फिल्म बनाई होगी तो इसी देश ने उन्हें पद्मश्री जैसा अवार्ड भी दिया होगा, इसी देश ने उन्हें हीरो बनाया है। शाहरुख खान है तो वो आज देश की वजह से हैं। तो क्या उन्हें लोगों की भावना नहीं समझनी चाहिए? अच्छा काम करेंगे तो सुपरस्टार कहा जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। गद्दारी करेंगे तो गद्दार कहा जाएगा। उन्होंने क्या गद्दारी की है? एक आर्टिस्ट है, एक बड़ा सेलिब्रिटी है, उन्होंने एक क्रिकेट की टीम खरीदी और टीम ने, BCCI ने जिसे अलाउ किया था, उसके बांग्लादेश के खिलाड़ी को उन्होंने खरीदा। इसमें गद्दारी कौन सी होगी? आप मुझे बताइए कि जब 26/11 हुआ तो पाकिस्तान का खिलाड़ी भी शाहरुख खान की टीम नहीं खरीदा, शाहरुख खान की कंपनी नहीं खरीदा। तब भी लोगों ने बवाल किया था कि शाहरुख खान आखिर ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? जब
अब आज वहां देश के बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस तरीके का अत्याचार हो रहा हो, तो क्या खिलाड़ी देश में नहीं है, दूसरे देश में नहीं है? तो क्या बांग्लादेश से ही खरीदना जरूरी था? ये गद्दारी का काम नहीं तो क्या है? ये देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी है साहब। और मैं अपनी बात पे उस दिन भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, ये गद्दारी का काम है। और शाहरुख खान को बीसीसीआई ने क्यों निर्णय वापस लिया? बीसीसीआई ने लिया ना निर्णय वापस, क्योंकि बीसीसीआई को लगा कि देश के सैकड़ों करोड़ सनातनियों की भावना यह है, सैकड़ों करोड़ हिंदुओं की भावना है, उसे समझते हुए बीसीसीआई ने निर्णय वापस लिया। लेकिन शाहरुख खान ने आज तक भी लोगों से हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगी कि मुझसे गलती हुई है तो मुझे भी माफ किया जाए। उन्होंने माफी नहीं मांगी, तो गद्दार नहीं तो क्या कहेंगे साहब? नहीं, लेकिन आप टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शाहरुख खान है, उसी कंपनी की को ओनर जूही चावला है। आपने तो उनके बारे में देखिए, ये आप मीडिया वाले करते हैं। शाहरुख खान की जगह कोई ओमपाल रामपाल होता, मैं उसके लिए भी यही कहता। ये कोई शाहरुख खान की वजह से शाहरुख खान नहीं कहा गया, क्योंकि ऑनर शाहरुख खान है इसलिए कहा जाएगा। जूही चावला है या नहीं है बहुत लोगों को पता भी नहीं है, ये आप बता रहे हैं तो पता लग रहा है, और वो है तो पता भी नहीं है। लेकिन उसके मेजर पार्ट जो है वो शाहरुख खान ही है, और सबको पता है कि शाहरुख खान की कंपनी है, और शाहरुख खान हमेशा इस तरीके के काम करते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था ना, आज दुनिया में अगर सबसे सुरक्षित कहीं मुसलमान है तो वो भारत में है, आप जानते हैं। नहीं तो आप भी जानते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। चाइना में चले जाए ना, चाइना में क्या हो रहा है, वहां बुर्खा पहन के दिखाए ना, वहां नमाज पढ़ के दिखाए ना सार्वजनिक स्थलों पे। यहां सड़कों पे भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी आजादी है। यहां हर तरीके की आजादी आज भारत में है, लेकिन लोगों की भावनाओं को शाहरुख खान ने समझा नहीं जो समझनी चाहिए। लेकिन अगर आपको टारगेट ही करना था तो शाहरुख खान के पहले आपको बीसीसीआई को करना तो बीसीसीआई ने निर्णय बदला ना, तो बाद में बदला ना। देखिए, बीसीसीआई ने पूल बहुत पहले बनाया था, खिलाड़ी अब खरीदा गया है, अत्याचार लोगों पे अब शुरू हुए। वहां तो पहले से सुरक्षित था, और हमारा कोई ऐसा नहीं था जब पूल बना था, कोई भारत बीसीसीआई का ऐसा उनसे नहीं था कि कोई विवाद चल रहा था। लेकिन बीसीसीआई ने अपना निर्णय बदल दिया। शाहरुख खान आज भी बदलने को तैयार नहीं, शाहरुख खान आज भी देश से माफी मांगने को तैयार नहीं। क्यों भाई, किस बात का घमंड है? आपको शाहरुख खान अगर बनाया तो भारत की जनता ने बनाया है, नहीं तो आप पान मसाला बेचने वाले हैं। आप बिल्कुल भरे पड़े हैं शाहरुख खान के खिलाफ। मैं देश के हर गद्दार के खिलाफ ऐसे ही भरा पड़ा हूं। नहीं, किसी को गद्दार कह देना ये आपको लगता नहीं कि आप अति कर रहे हैं? कुमार भाई, ये गद्दारी नहीं है तो क्या है? आप मुझे बताइए, गद्दारी नहीं। मैंने कहा ना, जब शाहरुख खान ने अच्छी पिक्चरें दी तो इसी देश की सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया, और बहुत से अवार्ड दिए। यहां के लोगों ने हमेशा सराहाया। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हमने अगर शाहरुख खान को गद्दार बोला तो देश की जनता ने उसका समर्थन किया कि यह गद्दारी का काम है, यह शाहरुख खान को नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने बोला, देवकीनंदन ठाकुर ने भी बोला, फिर बहुत सारे लोगों ने बोला, बहुत बड़े संतों ने बोला, देवकीनंदन ठाकुर जी ने बोला, बाबा बागेश्वर जी ने बोला, रामभद्राचार्य जी ने बोला। देश के सनातनियों की ये लोग हमेशा आवाज उठाते हैं। हमारे बाद में इन सबने बोला, सबने उसका समर्थन किया, सबने कहा कि ये गलत है। तो मेरी बात पूर्व हुई ना, ये प्रूव हो गई ना कि भाई मेरी बात बोलने के बाद संत भी बोल रहे हैं, देश की जनता भी बोल रही है, और बीसीसीआई ने उस पर मोहर भी लगा दी कि हां, देश के लोगों की भावना है। तो मैं गलत कहां हुआ? तो आप जब इतना बोल रहे हैं तो अब आपको धमकी भी तो मिली। तो कौन डर रहा है उस धमकी से? उस धमकी से डर कौन रहा है साहब? जिस तरीके से धमकी देना, ये गीदड़ भभकी देना, हम तो जब नहीं डरे जब ब्लास्ट कर दिया था। रुड़की में मैं गया था और ब्लास्ट किया था, वहां एक बच्चे के चिथड़े उड़ गए थे। बाद में हमें एजेंसियों ने बताया कि उसमें सिमी के आतंकी पकड़े गए थे। हम तो तब नहीं डरे, अब क्या डरेंगे साहब? क्या धमकी मिली थी आपको? देखिए, ये मैं गया हुआ था कहीं, हमारे जो सरकारी नंबर है वेबसाइट पे वो पड़ा है, जो एमएलए थे तब का नंबर है, वो चल रहा है। उस नंबर पे आई, कई बार वीडियो कॉल आई, हमारे पीए ने उठाई, तो पीए को पहले किया, फिर वीडियो कॉल आई, उसने उठा के पूछा, तो उधर से उसने गाली वाली देनी शुरू करी और कहा कि संगीत सोम को उड़ाएंगे, कुछ मीडिया संस्थान है उन्हें उड़ाएंगे। और पीए ने कहा, भाई क्यों उड़ाएंगे, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हो? कह लगे देखिए, देश में वहां मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, मुस्लिमों की मस्जिदें गिराई जा रही हैं, मुस्लिमों की को वहां से भगाया जा रहा है। देखिए साहब, उन्हें यह नहीं पता है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित मुसलमान ही भारत में है। किसी को नहीं भगाया कि संगीत सोम को और उसके परिवार को उड़ाएंगे, हम न्यूज एजेंसीज हैं उन्हें उड़ाएंगे। देखिए साहब, इन गीदड़ भभकियों से ना संगीत सोम डरता, ना भारत की मीडिया डरती, ना मीडिया डरती, ना संगीत सोम डरता। ये गीदड़ भभकी चलती रहती है, इनसे कौन डरने? लेकिन संगीत सोम को ही संगीत सोम पर ही इतना हमला क्यों? आपके सरदाना वाले घर पर हमला, आपके मेरठ कैंट वाले जो सबसे सुरक्षित घर है वहां पर ग्रेनेड से हमला, आप पर इतने हमले क्यों?
चूंकि सच्ची बात कहने वाला का तो दुख होगा ही ना। उन्हें लगता है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं शाहरुख खान जैसे लोगों को गद्दार कह रहा हूं, मैं देश में अगर कोई दंगई होगा उसके साथ उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। 2013 में क्या हुआ मुजफ्फरनगर में? कौन सा हमने जुर्म किया था साहब? वहां क्या हुआ था? आपने नहीं देखा था बहन बेटियों के साथ क्या हुआ था? आपने नहीं देखा था कि मुस्लिमों ने कितने लोगों को वहां काटा था, मारा था? क्या हमें लोगों के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए था? हम जनप्रतिनिधि क्या इसी बात के थे कि हम केवल सेकुलर बने रहेंगे कि एक वर्ग करता रहे, अपीजमेंट की राजनीति जिस तरीके से लोग करते हैं ये करते रहे? नहीं साहब, हम नहीं देख सकते ये बात। अगर देश में, दुनिया में हिंदू के साथ कहीं अत्याचार होगा तो संगीत सोम हमेशा खड़ा था और खड़ा रहेगा। मैं अभी मुजफ्फरनगर दंगे पे आऊंगा, लेकिन आपके ही विरोधी हैं, वो कह रहे हैं कि आप नाटक करते हैं अपनी सुरक्षा को लेकर के, अपने ऊपर हमलों को लेकर आप ये बताइए, क्योंकि आपके घर पे जो हमले हुए, मैं आपका समझ गया, पूरा समझ गया। वो बहुत सुरक्षित जगह है, उसका अभी तक कोई जांच मुझे ये बताइए आप तो एजेंसी जितनी कमजोर है कि इसकी जांच नहीं कर रही होंगी? क्यों नहीं? क्या एजेंसी को नहीं पता होगा कि ये कहां से हो रहा है? आपको पता चला? नहीं, मुझे थोड़ी एजेंसी बताएंगी, वो एजेंसी का काम है ना। वो हो सकता है वो विपक्ष के लोग जो उठा रहे हैं उन्हें एजेंसी बता देती हूं, उन्हें पता होता, वो इंटेलिजेंस के अफसर हो कि ये धमकी फर्जी है असली, उन्हें पता होगा, मुझे तो नहीं पता है ना। वो हो सकता है इंटेलिजेंस के अफसर रहे हों, इंटेलिजेंस के अफसर हो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव रो में रहे हों, आईबी में रहे हों। हो सकता है अखिलेश यादव जी ने आईबी का कोर्स किया हो, इसलिए अपने चेले चपाटों को उन्होंने बता दिया हो सारा। मुझे तो नहीं पता होगा, ये एजेंसीज को पता होगा। तो जो भी आप पर हमले हुए, आपके ऊपर ग्रेनेड फेंके गए या बॉम्ब से हमला हुआ, ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों की आवाज उठाते रहे। आप देखिए, रुड़की में 6 साल, मेरे ख्याल से 11 साल का बच्चा था जिसके चिथड़े उड़े। उसके माँ बाप से जाके पूछिए ना क्या बीती होगी उनके दिल पे, पूछिए ना। और वही अगर और 50 मीटर आगे आके फट जाता, केवल 30 मीटर पहले वो फटा, तो कितने लोग मरते? वहां हजारों लोग बैठे हुए थे, मैं भाषण दे रहा था, हजारों लोग बैठे हुए थे। कितने लोग मरते? किससे पूछते? अखिलेश यादव बताते, आके जवाब देते इस बात का? अखिलेश यादव इसका जवाब देते क्या? नहीं देते, चूंकि वो एक वर्ग विशेष को खुश करने की राजनीति करते हैं। वो कभी इस बात का जवाब नहीं देते। वो जो सनातन की बात करेगा, जो हिंदुओं की बात करेगा, उसे हमेशा टारगेट करते हैं। अभी एक और ताजा मामला फिर आया, और वो मामला ये कि अतुल प्रधान है, सरधना के विधायक हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए। और वो लगाया कि भाई आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं। और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगीत सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी। और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए, तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका नाम, हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी, और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी ली एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है, 20 साल से हम कुछ नहीं है, हमने तो खरीदी और बेच दी। 6 महीने 7 महीने हमारे पास जमीन रही,
उतने भाई, ये तो सरकारी वेबसाइट है, वो आप भी चेक कर सकते हैं। हमने जो 20 साल पहले जमीन बेच दी और उसमें 20 साल बाद या 18 साल बाद या 17 साल बाद 2013 तक भी वो जमीन पड़ी थी। जब आजम खान ने वो प्रेस की और सपा की सरकार थी, सपा मेरी सरकार नहीं थी, तब तक भी वो जमीन पड़ी थी। कोई मीट कुछ नहीं मुझे आई थिंक मेरी जानकारी है नहीं, लेकिन शायद आज भी खाली पड़ी है, ऐसा हो सकता है। मतलब अब उस पर क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन 2013 तक वो खाली पड़ी थी जमीन, खुद सपा ने जांच कराई थी। अब अखिलेश यादव इस तरीके की राजनीति हिंदू नेताओं को, जो हिंदुओं की बात करते हो, बदनाम करने के लिए करते हैं। उन्हें आदत है। उनके पिताजी को इसीलिए मुल्ला मुलायम सिंह कहा जाता था। वो कभी कार सेवकों पर गोली चलवाते हैं, कभी वो हिंदूवादी नेताओं को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कौन सा नया काम कर रहे हैं साहब? ये अखिलेश यादव जी की चाल है जो पूरे प्रदेश में वो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनके पिताजी मुलायम सिंह जी को मुल्ला मुलायम कहा जाता था? बिल्कुल कहा जाता था। लेकिन आप भी तो उसी पार्टी में थे। मैं कभी उस पार्टी में, आपके नाम का ऐलान हुआ था। मैं कभी उस पार्टी में नहीं। मैं कल्याण सिंह जी के साथ, मैं कल्याण सिंह जी के साथ था और कल्याण सिंह जी का ही मैं कार्यकर्ता था। और आपके ध्यान हो तो मुलायम सिंह जी ने मंच से कहा था मैं संगीत सोम को नहीं जानता, ये तो कल्याण सिंह का आदमी है। मैं तो कल्याण सिंह जी का था। मैं कभी सपा को, मैं सपा जैसी पार्टी को मैं कभी पसंद ही नहीं कर सकता। लेकिन सपा ने आपको टिकट तो दिया। लेकिन मैं कल्याण सिंह का था। मैंने बताया ना, मैं कल्याण सिंह का था। कोई रिश्ते रहे कभी सपा के नेताओं से? कभी मेरे रिश्ते नहीं, कभी मेरे ऐसे एक जनरल रिश्ते जिस तरीके से होते हैं, अखिलेश जी मिलते हैं उनसे भी दुआ सलाम होती है, राम राम होती है। वह शिवपाल जी मिलते हैं उनसे भी होते हैं, शिवपाल जी अच्छे नेता हैं उनसे भी होती है, और बाकी लोगों से भी होती है। ऐसे कोई दुश्मनी थोड़े भी ना मेरी किसी से। समाजवादी पार्टी ने आपको अपना कैंडिडेट बनाया और आप आज भी कहते हैं कि वो मुल्ला मुलायम की पार्टी थी, जबकि बहुत पहले। मैंने कहा ना, मैं उस पार्टी को कभी पसंद नहीं करता। मैं कल्याण सिंह जी के साथ था। उस कल्याण सिंह के साथ आप कैसे चले आए? कल्याण सिंह जी थे ना, मैं कल्याण सिंह जी के साथ था। सपा से कोई रिश्ता नहीं? कभी कोई रिश्ता नहीं। मैंने सदस्यता भी नहीं लिया। अगर कभी सपा की सदस्यता भी ली हो तो सपा दिखा दे मुझे। बगैर सदस्यता लिए आपको मुजफ्फरनगर से ऐलान भी कर दिया था कि आप चुनाव लड़ेंगे? कल्याण सिंह जी ने किया था, अखिलेश जी नहीं नाम मुलायम सिंह जी ने, कल्याण सिंह जी ने। लड़े क्यों नहीं? कल्याण सिंह नहीं लड़ा था, सपा के टिकट पे लड़े? हाँ, कल्याण सिंह जी के कोटे से लड़ा था। 6 टिकट उस टाइम कल्याण सिंह जी को दिए थे, उन कोटों में लड़ा था मैं। आपके लिए चुनाव प्रचार में आए थे मुलायम सिंह? वो मंच से बोल गए थे, मुझे चुनाव हरा गए थे कि संगीत सोम को मैं नहीं जानता हूं, ये तो कल्याण सिंह का आदमी। ये मंच से कहा था, ये मंच से कहा था। आप ताजुब मानेंगे, मैं संगीत सोम को नहीं जानता हूं, ये तो कल्याण सिंह का आदमी है। तो जो वोट मुझे मुसलमान को देना था, ये भाग गया था सब। आप सोच के देखिए। तो आपने उनको शिकायत नहीं की कि भाई आपका मैं कैंडिडेट हूं और आप हमको हरा रहे हैं? मैं काहे शिकायत करता, मुझे जरूरत ही नहीं थी। मैं बता ना, मैं हारने के लिए चुनाव लड़े थे? मैं तो कल्याण सिंह जी के कहने से चुनाव लड़ा था। मुझे कोई मतलब किसी से नहीं था। आप सपा से चुनाव भी लड़े, उस पार्टी के टिकट पे भी चुनाव लड़े, और एकदम आपको लगता है कि आप सपा से कोई रिश्ता ही नहीं था? मैं सपा के साथ मेरा कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं सपा की कभी सदस्यता भी नहीं ली, मैंने कभी सदस्यता नहीं ली। बसपा से क्या संबंध थे आपके? मेरा कोई संबंध कभी बसपा से नहीं रहा। मेरा कभी कोई संबंध बसपा से नहीं रहा। बसपा ने मेरा आना जाना था, बहन जी को के पास मेरा काफी आना जाना था, और बहन जी ने मुझे चुनाव लड़ाने की भी घोषणा की थी। मैं लड़ा नहीं था, मैंने मना कर दिया था। बहन जी ने भी आपको टिकट देने का ऐलान किया? हाँ, मुझे हमेशा किया, लेकिन मैंने मना कर दिया था, मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? बस नहीं था मन मेरा लड़ने का। और चूंकि मैं शुरू से जिस तरीके की राजनीति करना चाहता था, वो मेरा शुरुआती टाइम था, जिस तरीके की मैं राजनीति करना चाहता था, मुझे ये अपीजमेंट की राजनीति कभी पसंद नहीं आई। कभी मुझे इस तरीके की राजनीति पसंद नहीं आई कि सेकुलर बनके और लोगों के, हिंदुओं को परेशान किया जाए। ये देखिए, राजनीति तो देश में ऐसी होनी चाहिए कि सबका मान सम्मान होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ होनी चाहिए। ये पार्टी कभी कर ही नहीं सकती इस काम को। तो मायावती जी से मुलाकात हुई थी टिकट को लेकर? कई बार गया उनके पास, और अभी भी कोई मायावती जी से मेरी दुश्मनी थोड़ी भी ना है। अभी मिलती है तो प्रणाम करता हूं मैं, इसमें कौन सी बात है। लेकिन कहा जाता है कि आपने अपनी मां को, अपनी पत्नी को, अपने नौकर को, सबको ब्लॉक प्रमुखी लड़ा दी, सब कुछ चुनाव जितवाया। तो क्या दिक्कत है इसमें? क्या है ये? पब्लिक में ताकत का पता तो होना चाहिए। जब मायावती की जी ने बिल्कुल आतंक मचाया, देखिए मैं उसी मायावती जी की सरकार थी, जो आतंक मचाया इनके लोगों ने कि किसी भी कीमत पे हम किसी को ब्लॉक प्रमुखी प्रदेश में नहीं जीतने देंगे। और आपने देखा होगा, बहुत बहुत बड़े लोग इन्होंने जेल भेज दिए थे प्रमुखियों के चक्कर में। हमने लड़ाया, हमने जितने लड़ाए सब जिताए।
सब जिताए थे। हमारी माँ भी ब्लॉक प्रमुख बनी थी, हमारी पत्नी भी ब्लॉक प्रमुख बनी थी, और हमारा कार्यकर्ता था वो भी ब्लॉक प्रमुख बना, सब ब्लॉक प्रमुख बने थे एक तरफा। लोग कहते हैं आपने अपने नौकर तक को ब्लॉक प्रमुख बना दिया था। हाँ, क्या दिक्कत है तो इसमें? क्या गरीब आदमी का अधिकार नहीं है कि वो ब्लॉक प्रमुख बन जाए? तो क्या ये ताकत दिखाने की आपकी कोशिश थी कि मैं आपके से आप ये मेरी ताकत नहीं है, ये मेरी ताकत नहीं है, पब्लिक की ताकत है, और दिखानी चाहिए। नहीं, लेकिन आपने कहा कि आप मायावती के टिकट पर लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन एक मेरी जानकारी है कि आपको टिकट दिया ही नहीं गया, लोगों ने आपका टिकट कटवा दिया था। अब वो लोगों की भावना होगी, मैं तो खुद मना करके आया था, मुझे इतना पता है कि मुझे नहीं लड़ना है। मायावती ने टिकट दिया, लेकिन मुझे भाजपा ने टिकट दिया, मैं भाजपा के टिकट से लड़ा, और तब लड़ा 12 में जब केवल हम 43 जीत के आए थे। मुझे भाजपा ने टिकट दिया, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, मेरी आइडियोलॉजी भाजपा के साथ है। भाजपा की आइडियोलॉजी है, भाजपा के साथ लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी में भी आपकी सबसे बनती ही नहीं है। मेरी सबसे बनती है, सबसे बनती है, बताओ किससे नहीं बनती? संजीव बालियान से नहीं बनती। मेरी बनती है, बहुत अच्छे दोस्त है संजीव बालियान, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और आप मीडिया वालों ने लड़ाई दिखा रखी है, हमारी तो कोई लड़ाई है नहीं। हमारी कहां लड़ाई? कोई लड़ाई नहीं। मेरा संजीव बालियान जी का कौन सा खेत बट रहा है आपस में, हमारी लड़ाई होगी? वे भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो 14 में कार्यकर्ता हुए, मैं 12 में विधायक हो गया था, हम दोनों कार्यकर्ता हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अभी जब 2024 का चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री जी को आप तीनों को बिठा करके, जो हम लोगों की जानकारी है, पंचायत करानी पड़ी कि भाई आप लोग कम से कम एक साथ रहो। नहीं, मुझे सरदाना सीट की जिम्मेदारी दी गई थी कि आप सरदाना सीट किसी कीमत पर नहीं हानि। जो सरदाना तो जीते हैं, संजीव बालियान जी जीते हैं, आप पता कर लीजिए, सरदाना विधानसभा जीत के मीटिंग हुई थी, मुख्यमंत्री ने आप लोगों को बिठाया। वो जनरल मीटिंग जैसे कार्यकर्ताओं की होती है, जब आते हैं मुख्यमंत्री तो, या पार्टी के कोई भी नेता होते हैं तो कार्यकर्ताओं को बैठा के बात करते हैं। तो हम लोगों से बात की थी, कहाँ क्या है, क्या चल रहा है, तो हमने उसमें बता दिया था मुख्यमंत्री जी को, आप निश्चित रहिए सरदाना नहीं हारेंगे। तो सरदाना नहीं हारे, संजीव बालियान जी सरदाना नहीं हारे, वो हारे बुढ़ाना, वो हारे चरथावल, तो वो यहां नहीं हारे। तो आप तो पश्चिम के नेता हैं, तो बाकी जगह पर आपने उनको जीता। संजीव बालियान जी ने शायद मेरा प्रोग्राम नहीं लगाया, तो पार्टी ने मेरा वहां प्रोग्राम नहीं लगाया था, तो मैं नहीं गया। 19 में मेरे कई प्रोग्राम लगे थे, मैं रोड शो भी किया था, 19 में भी गया था, मैं 14 में भी गया था, रोड शो किए थे, प्रोग्राम किए थे, संजीव बालियान जी के लिए हमेशा किए। इस बार उन्हें लग रहा था कि नहीं जरूरत होगी तो नहीं लगाया होगा, वो तो अपना सिस्टम है पार्टी का, कैंडिडेट डिमांड करते हैं कि भाई कौन लगाना चाहिए, तो इस बार नहीं लगी होगी जरूरत, उसमें क्या बात है। नहीं, कहा तो ये जाता है कि आपने बदला निकाला, आप चुनाव हार गए 2022 का, और आपने सार्वजनिक तौर पर इसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया। नहीं, कभी नहीं ठहराया मैंने कोई एक बाइट दिखा दीजिए मेरी आज तक, कोई एक भाषण दिखा दीजिए जहां सार्वजनिक तौर पे मैंने कहा हो कि मुझे संजीव बालियान जी ने चुनाव हराया। संजीव बालियान जी काहे को हराएंगे मुझे चुनाव पब्लिक ने हराया होगा। लेकिन मेरी आप सोच के देखिए कि मुझे 62,000 वोट पहले चुनाव में मिली, दूसरे में मुझे 93 मिली, तीसरे में मुझे 1 लाख प्लस मिली, 10,000 वोट बढ़ी मेरी। तो मेरी वोट नहीं घटती है कभी, मेरा जो पब्लिक का समर्थन है वो कभी नहीं घटता है। और अब लड़ेंगे 1.5 लाख वोट मिलेंगे, आप देख लेना। 2022 का बदला आपने 2024 में ले लिया। अब बिल्कुल नहीं लिया। हम बदला किस बात का? अपनी पार्टी से बदला थोड़ी लिया जाता है। हम पार्टी के लिए काम करते हैं, व्यक्ति के लिए काम थोड़ी करते हैं। मैं संजीव बालियान जी का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और मैं भारतीय जनता पार्टी को हारता हुआ नहीं देख सकता। नहीं, आप दोनों के बीच बड़े खुलकर के विवाद सामने आए थे। ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि मेरी बाइट दिखा दीजिए। हम लोगों ने 2024 में आपकी कई बयान हम लोगों ने सुने, जिसमें बाद में कहा गया कि दोनों को बैठ करके पंचायत करानी पड़ी। जो बात मैं कह रहा हूं, एक भी बयान नहीं। कुमार भाई, एक बयान निकाल लेना जाके आप अपने ऑफिस, एक भी बयान नहीं मिलेगा। कभी मैं संजीव बालियान जी के खिलाफ बोला हूं ऐसा एक भी मेरा बयान नहीं मिलेगा। बोले नहीं होंगे, हराए होंगे। नहीं, मैं हराया भी नहीं। मैं कौन होता हूं? मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, मैं किसी को हरा जिता कैसे सकता हूं साहब? पब्लिक का काम होता है। आपको भी उन्होंने हराने में कोई नहीं, मुझे हराने में आपकी भी मदद की आपके चुनाव में। हाँ, मुझे चुनाव लड़ाया उन्होंने, तभी तो मेरी वोट बढ़ी है। तो संगीत जी, आप बार बार ये कह रहे हैं कि मेरी एक बाइट दिखाओ, एक बाइट दिखाओ। मैंने क्या उनके बारे में कहा है? आपने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि संजीव बालियान गुंडे पालते। देखिए, एक बयान संजीव बालियान जी ने दिया था कि संगीत सोम विनाश की राजनीति करते हैं, मैं विकास की राजनीति करता हूं। मैंने उसके जवाब में कहा था, मैं अपनी विधानसभा को हजारों करोड़ की मैंने यूनिवर्सिटी दी है, मैंने हजारों करोड़ रुपए की यहाँ विकास के काम कराए। मेरे कार्यकाल में 3,000 करोड़ के काम मेरी विधानसभा में हुए। मैं किसी गुंडे को नहीं पालता हूं।
तो मैंने ये बयान इसलिए दिया था, मैं गुंडे नहीं पालता हूं, मैं विकास करता हूं, मैं विनाश की राजनीति नहीं करता। वो संजीव बालियान जी से पूछा जाए कि वो क्या कह रहे हैं, ये कहा था। तो आप लोग दोनों के बीच की ये लड़ाई तो साफ साफ थी कार्यकर्ता में ना? लड़ाई तो थोड़ी होती है, कार्यकर्ता तो अपने एक दूसरा बात, उन्होंने कुछ कहा मैंने कुछ कह दिया, है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ना, तो ये लड़ाई कहां हुई? तो आपने जब उनको कह दिया कि गुंडे पालते हैं तो नेचुरल है कि आपने भी उनको जवाब दिया। अच्छा, जवाब नहीं दूंगा? अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा ना, फिर आप कहोगे मुझे जवाब नहीं दिया। तो ऐसे ही मैंने, संजीव भाई ने कुछ कहा होगा तो उन्हें जवाब दिया होगा। ये तो एक परिवार का विषय है हमारा, कोई अलग थोड़ी, हम परिवार के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, हम उसी परिवार के सब सदस्य हैं। चलिए, आप कैमरे के सामने जो कह लें, लेकिन जनता जानती है कि आप दोनों की बनती नहीं है, अदावत आप बहुत बनती है, हम दोनों की बहुत बनती है। अब सब ठीक है दोनों में? एकदम बढ़िया। मुलाकातें होती हैं? हाँ, फसला से मिलते ही हैं, मीटिंग होती है, पार्टी की मीटिंग होती है, कार्यक्रम होते हैं, तो साथ रहते हैं। आपका बड़ा लखनऊ आना बड़ा कम होता है। मैं विधायक नहीं हूं, अब तो लखनऊ क्या करूंगा? वहां तो सदन में विधायक बैठते हैं ना, तो मैं लखनऊ क्यों आऊंगा? मैं पब्लिक का नेता हूं, मैं पब्लिक में रहता हूं, हमेशा पब्लिक में रहता हूं। मैं हफ्ते में 5 से 6 दिन पब्लिक में ही रहता हूं। मैं मरना जीना, किसी की गाय ने बच्चा दिया, किसी की भैंस ने बच्चा दिया, किसी का लेंटर पड़ा, मैं सबके जाता हूं। लेकिन लखनऊ नहीं आते? नहीं, बहुत कम। मुख्यमंत्री जी से कैसे रिश्ते हैं? बहुत अच्छे। मैं कार्यकर्ता, कहा जाता है कि भाई बीजेपी के सभी नेता आते हैं, मिलते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको कभी लखनऊ में उनसे मिलते इधर देखा हो, बहुत समय से। आप मुझे बताइए, मैं लखनऊ आके क्या करूंगा? मैं एमएलए हूं क्या? मैं एमएलए नहीं हूं। एमएलए जाते हैं लखनऊ में, और जाके लखनऊ में या मैं दिल्ली में मैं क्यों अपने नेताओं का और अपना टाइम खराब करूं? मुझे जो काम कराने होते हैं मैं पब्लिक से कहता हूं, अधिकारियों से कहता हूं, काम हो जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा लखनऊ जाके? मुझे जरूरत नहीं पड़ती कभी, तो मैं लखनऊ नहीं जाता कभी, ना के बराबर। कभी ब्याह शादी में गया हूं, मैं जाता नहीं। एक बात और कही जाती है कि आप 2 बार के विधायक रहे, बकायदा जब सरकार बनी तो आपके नाम भी चल रहे थे। आपको इस बात का मलाल है कि आपको मंत्री नहीं बनाया गया? देखिए, बिल्कुल मलाल नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि मैं एक सामान्य परिवार से निकल के राजनीति शुरू किया। मैं, फरीदपुर गांव है हमारा, राजपुर मोमन फरीदपुर गांव का नाम है, और वो नदी के किनारे पे छोटा सा गांव है। हो सकता है मेरे विधायक बनने से पहले शायद कोई विधायक ना गया हो। अब तो वहां यूपी की सबसे अच्छी सड़क है। जब मैं विधायक बना वहां जाने के लिए सड़क भी नहीं थी, वहां रास्ता भी नहीं था। हम जब पैदा हुए तो पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था। मैं उस गांव से निकाल के भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधायक बनाया। ये कम है क्या? पूर्ति तो कभी नहीं होती साहब। पूर्ति तो मंत्री बन जाते तो ये कहते मुख्यमंत्री नहीं बने, मुख्यमंत्री नहीं बने तो प्रधानमंत्री नहीं बने, प्रधानमंत्री बने तो राष्ट्रपति नहीं बने। ये कभी पूर्ति नहीं होती। मन की संतुष्टि होनी चाहिए, और मैं संतुष्ट हूं कि मुझे जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है मैं उसमें खुश हूं। 2024 के चुनाव के वक्त हमने देखा कि पश्चिम से एक हवा शुरू हुई ठाकुरों की पंचायत की। आपने भी देखा होगा, और इस ठाकुर पंचायत ने बहुत कुछ हार जीत तय कर दी। बीजेपी को इसका नुकसान हुआ। कहा जाता है कि ठाकुर पंचायत जब हो रही थी तो उसके पीछे आप थे, या आपने उस ठाकुर पंचायत को रोकने में कोई अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई? नहीं, देखिए, आप मेरी एक बात समझिए पहले, कि ठाकुरों की अगर पंचायत हुई तो अगर वो पंचायत मान लो मैं घर बैठ के करा दूं इतनी बड़ी, तो मुझसे बड़ा नेता कौन है फिर? ठीक है, देखिए, हम कभी भी पार्टी का नुकसान, और राजपूत तो राष्ट्रवादी कौम है ना, ये राष्ट्रवादी जाति है। इसने देश के लिए अपने हजारों हेक्टेयर जमीनें, लाखों हेक्टेयर जमीनें दान दे दी। देश को अखंड भारत बनाने के लिए इन्होंने अपने किले दान कर दिए। इन्होंने तो देश के लिए हमेशा अपना बलिदान दिया है। देश के लिए, देश की अस्मिता के लिए हमारी बहनों ने जोहर किया है। ये तो राष्ट्रवादी जाति है साहब। ये कभी भी राष्ट्रवादी पार्टी को हराने का काम नहीं करती। हां, जैसा मेरी जानकारी में लोगों ने अपना, चूंकि पश्चिम में 9-10 एमपी रहा करते थे राजपूत समाज के, इस बार किसी कारणवश उन्हें टिकट नहीं दिया गया, तो वो अपना एक गुस्सा था जो लोगों ने दिखाया, लेकिन वोट भाजपा को ही दिया है।
वोट भाजपा को ही दिया है। इस बार टिकट पता नहीं क्यों नहीं मिल पाए, वो एक अलग विषय है। देखिए, एक टाइम होता था मेरठ, गाजियाबाद, अमरोहा, अलीगढ़, मथुरा, सब पे राजपूत एमपी हुआ करता था। इस बार शायद कोई कारण रहा होगा, पार्टी की अपनी पॉलिसी रही होगी, टिकट नहीं दिया गया और लोगों ने नाराजगी अपनी जाहिर की, लेकिन वोट भाजपा को ही दिया। वो भाजपा के अलावा वोट नहीं देता है किसी को। आपने इस पंचायत को रोकने की कोशिश की? हमने रोक दिया तो रोक सकते थे। हाँ, रोक दिया था ना हमने, लेकिन तब तक तो जो इतना बिगड़ना था बिगड़ चुका था। नहीं, हमने रोक दिया था। और पंचायत, देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों से कहे पंचायत ना रुके। हमने लोगों से कहा और पंचायत रुकी। हम लोगों ने कहा पंचायत रुकी। शुरू में क्यों नहीं रोका? और शुरू हुई तो जब पता ही नहीं था ना पंचायतें भी होनी है, लेकिन पंचायतें हुई तो रुकी पंचायत, और पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ। और आप निश्चित समझिए कि पार्टी को एक तरफा राजपूत ने वोट दिया और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में राजपूत एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। करनी सेना को लेकर के आपके क्या विचार हैं? क्योंकि करनी सेना जो है वो जगह जगह न सिर्फ ऐसे पंचायत करती है बल्कि राजपूतों के मुद्दों को उठाती है, और कहा यह भी जाता है कि करनी सेना देखिए, समाज के जो संगठन होते हैं वो सभी समाज के होते हैं। वो राजपूत समाज का हो, वो जाट समाज का हो, वो दलित समाज का हो, वो गुर्जर समाज का हो। संगठन होते हैं जो संगठन समाज के लिए काम करते हैं। समाज में संगठन काम करते हैं, उनका राजनीति से तो कोई मतलब नहीं होता, हम पॉलिटिकल लोगों से कोई मतलब नहीं होता। करनी सेना भी एक ऐसा ही संगठन है जो समाज के लिए काम करता है, समाज के लिए आवाज उठाता है। हो सकता है कुछ गलत भी होता हो, कुछ सही भी होता हो, वो होता होगा, लेकिन करनी सेना समाज का एक संगठन है जो काम करता है समाज के लिए। अभी तो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बाकायदा एक तरीके से एक मैसेज दे दिया कि अब जातियों की बैठक, खास करके विधायकों की, स्वीकार नहीं की जाएगी। नसीहत दी, एक तरीके से उन्होंने रोक लगा दी। देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना, मैं संगठन की बात कर रहा हूं। मैंने अभी पार्टी की कहां करी है, तो संगठन की बात करी ना मैंने, कि हर जातियों के संगठन है। वो हर जाति का, आप देख लीजिए, किसी का भी देख लीजिए, सब जातियों के संगठन है। चाहे वो ठाकुर है, चाहे गुजर है, चाहे जाट है, चाहे एससी है, चाहे कुर्मी है, चाहे पंडित है, सबके संगठन होते हैं। वो संगठन समाज के लिए काम करते हैं, उनका राजनीति से कोई मतलब नहीं होता। फिर मैं उस सवाल पे आता हूं कि अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष ने जो एक फैसला लिया है, क्योंकि ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की, इसके पहले ठाकुर विधायकों ने भी बैठक की थी, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब रोक दिया गया कि भाई इस तरीके की बैठक नहीं होगी। मेरी जानकारी मेरी ये जानकारी में है नहीं कि किस तरीके से रोका गया और कहां बैठक हुई। मेरी ये जानकारी में नहीं है। मैं इतना बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरियों के साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के लिए जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ चलती है और उसी के लिए काम करती है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया को जिस तरीके से भारत की ताकत, और आज हम चौथी अर्थव्यवस्था दुनिया की है, तो वो उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। भारतीय जनता पार्टी देश को जोड़ के चलती है, और मैंने जैसा आपको बताया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम करती है। पश्चिम में एक और मुद्दा उठता है, और वो मुद्दा है राजा मिहिर भोज का। जो राजपूत बिरादरी है, जो ठाकुर बिरादरी है, वो कहती है कि राजा मिहिर भोज जो है वो राजपूत थे, ठाकुर थे, जबकि जो गुर्जर हैं वो उनको अपना सिरमौर कहते हैं। आपको क्या लगता है वो किस बिरादरी के थे? महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती। महापुरुष कभी एक जाति का काम करके महापुरुष नहीं बनता। जितने महापुरुष आज तक देश में हुए हों, चाहे महाराणा प्रताप हो, मिहिर भोज हो, अहिल्याबाई होलकर हो, राजा सूरजमल हो, ये सब लोग, इन्होंने देश के लिए काम किया है, देश की जनता के लिए काम किया है। ये किसी जाति के नहीं हो सकते। मुझे लगता है आपको जाति में इन्हें नहीं बांटना चाहिए। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने संविधान लिखा तो किसी एक जाति के लिए नहीं लिखा। मुझे लगता है कि महापुरुषों को जाति में नहीं बांटना चाहिए। वो पूरे देश के होते हैं और देश के लिए मान्य होते हैं, सबको मानना चाहिए। पश्चिम में उनके नाम की सियासत तो होती है। अब कुछ लोग करते हैं, समाजवादी पार्टी की आदत है। समाजवादी देखिए हुआ क्या है, मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं, अखिलेश यादव मुगल शासन के आखिरी शासक थे। ये लिख लेना, वो मुगल शासन के आखिरी शासक थे। अब उन पे एक हथियार बचा है कि हम जातियों में कैसे लड़ाएं। वो केवल जातियों में लड़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता किसी भी कीमत पर जातियों में बंटने का काम नहीं करेगी। उन्होंने 17 में भाजपा जिताई, फिर 22 में भाजपा जिताई, और अब 27 में भी भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा मैंडेट देकर जिताएगी। नहीं, आप ये बातें, मतलब ये ऑब्जेक्शनेबल बात है जब आप ये कहते हैं कि वो मुगलों के आखिरी शासक थे। वो एक डेमोक्रेटिक नेता हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री थे। आज भी नेता
संसद में दूसरे सबसे बड़े दल के वो नेता हैं, तो आप इस तरीके की बात अगर उनके बारे में कहेंगे तो ये डेरोगेटरी रिमार्क नहीं लगता आपको? आप इसे इतिहास उठाकर देखिए, कार सेवकों पे गोली किसने चलवाई? उन्हीं के पिताजी ने चलाई है, इसीलिए उन्हें मुल्ला मुलायम सिंह कहते थे। कार सेवकों पे गोली चलवाना, काशी में शंकराचार्य पे लाठी बजवाना, उन्हें लहू लुहान कर देना, साधुओं पे लाठी बजवाना, हिंदुओं का कत्लेआम कराना। मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ और दंगे में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ तो हिंदू को किसी को एक को मुआवजा नहीं दिया, 1 रुपया भी किसी को मुआवजा नहीं दिया, और 90 करोड़ रुपए उन्होंने केवल एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए मुस्लिम को दिए। तो वो कहां थे हिंदुओं के नेता? कब उन्होंने हिंदुओं के लिए काम किया? आज भी सैफई में देखिए सबसे बड़ा केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, वो भी तो। और सीजनल हिंदू बन के काम नहीं चल सकता ना। वो सीजनल हिंदू बना के लोगों को बेवकूफ बनाना चाहे तो कोई बनेगा नहीं ना। तो कभी नहीं हिंदुओं के बारे में उन्होंने सोचा ना। वो हिंदुओं की कभी राजनीति करते ना, हिंदुओं के प्रति उनका कोई ऐसा क्यों नहीं, कोई बयान आया अखिलेश जी का अभी तक? हिंदुओं का जो कत्लेआम आ रहा है, कोई बयान आया ना? आया, लेकिन उनका बयान गाजा और फिजी पे आया था, हिंदुओं पे नहीं आया। तो मैं जो कह रहा हूं गलत थोड़ी ना है। लेकिन आपके कुछ बयान जो होते हैं वो बड़े विवादित बयान होते हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि आपने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बनता जा रहा है। ये जो बयान है, ये इस तरीके के बयान का क्या आधार है? आप मुझे बताइए कि जहां 1.5% एक वर्ग की आबादी रही हो और आज वो 35 से 40% पहुंच गई हो। आप जिस देश में चले जाइए, दुनिया के जिस देश में चले जाइए, जहां जहां एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ी है, वहां हमेशा इसी तरीके से झगड़े, टंटे, बवाल हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी, और मैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहीं कह रहा, मैं देश के ऐसे बहुत जिले हैं जिनकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। एक वर्ग विशेष की, और खास तौर से वर्ग विशेष नहीं, मुसलमान आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत और नगर पालिका जितनी है, आप उठा के देख लीजिए, 90% पे एक वर्ग के ही चेयरमैन है। ऐसा क्या है? उनमें 70 से, हर कस्बे में, हर बड़े कस्बे में, हर छोटे कस्बे में लेके 65% से 70%, 75%, 80% तक एक वर्ग की आबादी हो गई है। ये वास्तविकता है। आप एक बार जमीन पर जाके देखिए तो सही। नहीं तो आपके बोलने से लगता नहीं कि वैमनस्य ही बढ़ेगा? सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी। अब वैमनस्य बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, वो एक अलग विषय है, लेकिन सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी। मैंने फिर कहा कि सच्चाई बोलने से तो मैं कभी नहीं रुकता। सच्चाई तो जब भी कोई बात होती है मुझे बोलनी पड़ती है, वो बोलूंगा। ये आपको सियासी रूप से सूट करता है? बिल्कुल सियासत इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या सियासत है? मुझे बांग्लादेश जाके चुनाव लड़ना है क्या? नहीं, यहाँ पे लड़ना है। यहाँ पे आप लड़ते हैं तो नहीं, पोलराइजेशन होता है। अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बात उठा रहा हूं, बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कर रहा हूं, तो क्या चुनाव लड़ना है जाके मुझे वहां? मुझे चुनाव तो यहीं से लड़ना है ना। तो इसलिए बात देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कुमार जी, बात उठानी चाहिए। जनप्रतिनिधि का काम वही होता है, जनता के सेवक का काम वही होता है कि जहां लोगों पर अत्याचार हो रहा है उनकी बात उठानी चाहिए। अब आप एक ऐसे नेता हैं जो कि कहा जाता है कि चलो खरे को खरा बोलते हैं, लेकिन आप बहुत अग्रेसिव हैं। कभी अधिकारियों को जूते से पीटने की बात कर देते हैं। तो ये चीजें जो लगता नहीं है कि वो, या तो आप इस पे गर्व करते होंगे कि नहीं, मैं यही मेरा तरीका है। नहीं, मैंने आपने वो पूरा सुना नहीं था। वो पब्लिक के जूतों से पिटने की बात कही थी। तो अगर कोई अधिकारी हो, नेता हो, अगर पब्लिक की भावनाओं को नहीं समझेगा, पब्लिक के काम नहीं करेगा, तो पब्लिक तो जूते से पीटेगी ना साहब। उसमें दिक्कत क्या है भाई? पब्लिक हम नेताओं को, और अधिकारी कैसे अधिकारी बेलगाम हो सकते हैं साहब? अधिकारी क्यों नहीं सुनेंगे पब्लिक की? पब्लिक की तो सुननी पड़ेगी ना। पब्लिक का काम तो करना पड़ेगा ना। क्यों नहीं करेंगे पब्लिक का काम? कैसे आप पब्लिक के बीच में जाके इधर उधर की अटे बैठे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको पब्लिक की सुननी पड़ेगी और पब्लिक का काम करना पड़ेगा। नहीं तो पब्लिक अच्छे को जूते से पीटती है। वो नेताओं को भी पीटती है और अधिकारी को भी पीटती है। तो ऐसे बयान को लेकर के आपको कोई कभी नहीं, मैं कोई बयान ऐसा नहीं देता कि जो गलत हो। मैं सही देता हूं और मैं अपने बयान पे जो आज तक दिए होंगे उन पर कायम रहता हूं। एक बड़ी चर्चा है कि आपके सरकार में जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही है। क्या विधायक खुश हैं? क्या लगता है आपको कि
जनप्रतिनिधियों की जो सुनवाई होनी चाहिए वो हो रही है या नहीं हो रही? और मुझे लगता है कि सबकी सुनवाई हो रही है। और मुझे कोई अधिकारी ऐसा नहीं मिला, मैं तो सबसे बात करता हूं, सब काम करते हैं, जो जेन्युइन काम होते हैं सब करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार होती है, ये मैं पहले कहा ना, ये कोई अखिलेश की सरकार नहीं है कि एक मौलाना टोपी लगा के जाके थाने में बैठ जाएगा और जो चाहेगा थाना इंचार्ज से कराएगा। एक सपा का नेता जाएगा, वो जाएगा जो कप्तान से कराएगा, वो नहीं होता संभव साहब। यहां जो जेन्युइन काम है वही होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इन जेन्युइन काम के लिए जाता भी नहीं है, खराब काम के लिए अधिकारियों के पास जाता भी नहीं है। ये तो सब विपक्षियों का कहना है। किसी नेता ने आपसे कहा क्या? नहीं, बहुत सारे बीजेपी के विधायक हैं जो नाराज दिखाई देते हैं। होगी, कुछ उनकी शिकायतें होंगी, वो उन्हें दूर करनी चाहिए। आपके ही बगल के हैं, ज्यादा दूर नहीं है, नंद किशोर गुर्जर को देख लीजिए, वो लगातार। नंद किशोर मुझे परसों मिला था, छोटा भाई है, मुझसे कह रहा था नहीं मेरा अच्छा काम चल रहा है, मुझे अच्छा सुन रहे हैं मेरी लोग। हो सकती है किसी अधिकारी से अनबन हो जाती है, जहां परिवार की बात होती है थोड़ा बहुत 19-20 हो जाती है, हो सकता है नंद किशोर जी की किसी से कुछ हुई हो तो, लेकिन अच्छा चल रहा है, वो बता रहे थे अच्छा चल रहा है। अभी 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी मेरी। अब थोड़ा मुजफ्फरनगर दंगों पर आते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे जब हुए तो उसमें एक नाम जो उभर करके निकला, और आप बहुत अग्रेसिव तरीके से मुजफ्फरनगर दंगों में आपने हिंदुओं का पक्ष लिया और उसका फायदा भी आपको मिला एक तरीके से, सियासी तौर पर कहा जाए। आप 12 में विधायक हुए थे, फिर 17 में विधायक हुए, लेकिन इसकी क्या एक टाइम लिमिट रही? आप जब तीसरी बार चुना जाना था तो फिर कोई दंगा नहीं? और देखिए मेरी बात सुनिए आप। मुजफ्फरनगर का दंगा समाजवादी पार्टी का प्रायोजित दंगा था। आप मुझे बताइए, अगर कोई क्राइम करेगा और उसे आप थाने से छोड़ देंगे, खून में उसके कपड़े रंगे हों और उसे आप थाने से छोड़ देंगे, तो ये अत्याचार नहीं तो क्या उन 2 बच्चों ने क्या गलत किया था? वो अपनी बहन के, उनकी बहन जाती थी, स्कूल जाती थी, उसके साथ छेड़छाड़ कुछ गुंडे करते थे। उन गुंडों ने से शिकायत करने अगर उसके 2 भाई आए, आपको पता है किस तरीके से हत्या हुई थी उन दोनों की? उन दोनों के नखून तक खींचे गए थे, उनकी आंखें तक कुएं से निकाली गई थी, उन्हें कई जगह से काटा गया था। और उन्हें मारने वालों को आजम खान और अखिलेश जैसे नेता थाने से अगर छुड़वा देंगे, वहां उस टाइम पे कप्तान थी मंजिल सैनी और सुरेंद्र वहां डीएम थे, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया था। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन दोनों डीएम एसएसपी ने अच्छा काम किया था। उन्होंने कुछ ही घंटों में मारने वालों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन डीएम एसएसपी दोनों अगले दिन हटा दिए गए और मारने वाले थाने से छोड़ दिए गए। जब इस तरीके का अत्याचार होगा तो खड़े नहीं होंगे तो क्या करेंगे आप बताइए? हम जनप्रतिनिधि हैं, इस तरीके का अत्याचार हो और हम खड़े ना हो तो ये तो जनता के साथ पाप होगा ना, ये तो भगवान को भी जवाब देना है साहब। लेकिन उसी एक दंगे ने आपको भी एक बहुत बड़े हिंदुत्व नेता का टैग दे दिया। वो दंगा कभी किसी को नेता नहीं बनाता, दंगा कभी किसी को नेता नहीं बनाता, और दंगा तो दुर्भाग्य होता है। जो समाजवादी पार्टी के समय में दंगे हुए वो समाजवादी द्वारा प्रायोजित दंगे थे, वो दंगा कराने की समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड रहा है। वो तो दंगा पार्टी है, शुरू से दंगा पार्टी है और दंगा कराती है। लेकिन उस दंगे में आपने भी कुछ वीडियो शेयर किए थे जो फर्जी निकले। आप लगाइए, मैं अकेला एक ऐसा व्यक्ति हूं कि जिसे कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। मेरा मुकदमा सरकार ने वापस नहीं लिया, मेरा कोर्ट ने छोड़ा कि संगीत सोम का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मुझे कोर्ट ने बरी किया है। आपको पता है, इसे समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुझ पे एनएससी लगाया, मुझे जेल में बंद रखा। और आपको पता है जेल में कैसे? आप पता करिए कुमार भाई, जब मुझे उरई जेल में भेजा गया, मुजफ्फरनगर मुझे 2 घंटे रखे उरई जेल में भेजा गया, रातों रात जंगलों में घुमाया गया, गाड़ियों में जंगलों में, कितना अत्याचार हम पे हुआ है हम जानते हैं ना। रातों रात हमें जंगलों में घुमाया गया, टेरराइज किया गया, लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं है साहब, हम सनातनी लोग डरते नहीं है। और जिस जेल में मुझे ले जाया गया उसमें हजारों लोग रहते थे। मेरे जाने से पहले जेल खाली करा दी गई थी, उस जेल में अकेला रखा था मुझे, जिससे मेरा मनोबल टूट जाए। पूरी जेल में अकेला, बैरक में नहीं, पूरी जेल में अकेला, पूरी जेल खाली करा दी थी। वो बच्चा जेल थी, बच्चों को दूसरी जेलों में शिफ्ट करा गया और मुझे अकेले को रखा गया। इतना अत्याचार हम पे हुआ है साहब, और अत्याचार के बाद भी हम डरे नहीं, दबे नहीं, अत्याचार झेल के आए हैं, पब्लिक की बात उठा के आए हैं, पब्लिक की बात करते हुए आए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी भी हिंदुओं पर अत्याचार करने में कमी नहीं छोड़ी। फिर आप 2022 का चुनाव कैसे हार गए? 2000 गणित होता है साहब, मेरी वोट नहीं घटी, बताया ना, 62,093, 1 लाख प्लस 10,000 वोट बढ़ी मेरी। चुनाव तो वो बड़े बड़े नेता देश के हारे हैं, इंदिरा गांधी चुनाव हारी हैं, बड़े बड़े ने चौधरी चरण सिंह जी चुनाव हारे हैं, मुलायम सिंह जी चुनाव, सब नेता हारे हैं। हार जीत तो चुनाव में, लोकतंत्र तांत्रिक देश है। मेरी कुछ कमी रही होगी जो पब्लिक ने, हो सकता है मुझे हराया होगा, इसमें कौन सी बात है? देश के बड़े बड़े लोग चुनाव हारे, मैं हार गया, कौन सा पार्ट टूट गया?
नहीं तो आप हारे तो आप किसी ने उस चुनाव में सैबोटाज किया? आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं हारते, किसी न किसी ने हराया? अब वो होगा जो होगा, वो कोई जो होगा हमारा पार्टी ने देखा होगा, इंटरनल मैटर होगा, वो देखा होगा, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम ये मानते हैं कि हमारी कुछ कमी रही होगी, हम चुनाव हार गए। आपके और संजीव बालियान के बीच के जो रिश्ते हैं मधुर हैं? और बहुत अच्छे हैं। हम दोनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दोनों के अच्छे रिश्ते हैं। फिर मैं आता हूं, कई बार पंचायत करानी पड़ी, यहां से लेकर दिल्ली तक, सरधना से दिल्ली तक आप दोनों के बीच में पंचायतें हुई और ये बात किसी से छुपी नहीं। वो आप मीडिया वाले पंचायत कह रहे हैं। कार्यकर्ता जब चुनाव में होते हैं तो चुनाव में बैठते हैं, बैठ के डिसाइड करते हैं कैसे करना है, क्या करना है। तो वो मीटिंगें हुई हैं, कोई वो पंचायत नहीं हुई, वो मीटिंगें हुई हैं। वो आप मीडिया वाले उन्हें पंचायत कह देते हैं। वो मीडिया को तो कुछ मसाला चाहिए ना, तो वो मीडिया के लिए मसाला होगा, लेकिन वो पार्टी की मीटिंगें थी, कोई ऐसा पंचायत नहीं थी। और आप दोनों के बीच के रिश्ते बहुत मधुर हैं? और बहुत मधुर है, अच्छे। हमारा कौन सा खेत बट रहा है, कौन सी हमारी भैंस साजे में जो भैंस है वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं भी भारतीय पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नहीं, कहा यह गया कि भाई जब जाट वोटों की बारी आई तो जाट वोट आपको उतने नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे 90 से 95% तक जाट वोट मिलता है। कौन कह रहा है मुझे जाट वोट नहीं मिलता? मुझे सारी बिरादरी वोट देती है। मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूंगा मेरी विधानसभा में, मुझे हर जाति का वोट देता है। जिस जाति के लोग कैंडिडेट होते हैं मुझे उनकी भी वोट मिलती है। मुझे हर जाति का वोट मिलता है, हर बूथ पे वोट मिलता है मुझे। आप इतना हिंदू मुसलमान करते हैं, मुसलमान वोट देते हैं आपको? नहीं देते, नहीं देते, नहीं देते। क्यों? चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, क्या करना है? मांगते भी नहीं है आप? मैं कभी जाता ही नहीं मांगने। तो जब आप कह रहे हैं कि पूरे पश्चिम में 60%, 70%, और आपको एक चीज और बता दूं, मैं आपको एक चीज और बता दूं, गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को एक वोट नहीं मिलता। कहीं अगर कोई कहता हो मुझे मिला है तो झूठ बोल रहा है। किसी को नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं देता मुसलमान। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कभी मुसलमानों के खिलाफ वैसे नहीं बोलती जैसे आप नेता हम आप तो जैसे करते हैं ना। हम काम सबके लिए करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में काम करते हैं। हम मुसलमान के लिए भी काम करते हैं। हम किसी जाति के लिए काम नहीं करते, हम देश के लिए काम करते हैं, हम प्रदेश के लिए काम करते हैं। उसमें किसी को यह लगता हो कि हमारे साथ हमारा काम नहीं हो रहा है, भाई आप बताइए, इतने अच्छे हाईवे बनने तो केवल हिंदू चल रहे हैं, मुसलमान नहीं चलेंगे क्या? क्या आज सरकारी आवास मिले हैं तो वो मुसलमानों को नहीं मिले क्या? अधिकतर मुसलमानों को मिले। आज 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, उसमें आपको पता है कि अधिकतर मुसलमान है मिलने वाले। आज अगर फ्री सिलेंडर बटे तो वो क्या केवल हिंदू को बटे, मुसलमान को नहीं मिले क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर काम देश के लिए करती है, ना कि किसी जाति के लिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बात अलग है। आप कह रहे हैं आपको वोट उनका चाहिए ही नहीं, आप उनको वोट जब देते नहीं तो टाइम मांगे। खराब क्यों करना? जब देते नहीं तो टाइम क्या खराब करना? बहुत कोशिश करके देख ली लोगों ने, तो मैं भी टाइम खराब क्यों करूं भाई अपना? आपने कोशिश की? अब मैं कोशिश ही नहीं करता, मैं तो देख लिया, मैं कोशिश नहीं करता। इतनी विरक्ति है आपकी? कोई विरक्ति नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई को हमेशा कहना चाहिए। मैं फिर बताया ना, मैं जाना इसलिए जाता हूं, मैं सच्चाई बोल देता हूं। अब आपके साथ मैं मीठी चुपड़ी बात कर दूं तो क्या फायदा उसका? अब 2027 का चुनाव है। 2027 का चुनाव कैसे देखते हैं? क्या 2027 में आपको दावे के साथ कह रहा हूं, और आप पब्लिक में सर्वे कर लीजिए, 2027 में 350 प्लस सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि डबल डिजिट हो सकता है, अखिलेश यादव जी ना पकड़ पाए। उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी हालत किसी की नहीं है जितनी अखिलेश यादव जी की है। आप ध्यान रखना, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, मायावती भी सीट अखिलेश यादव जी से ज्यादा लाएंगी इस बार। ये तो एक अतिशयोक्ति जैसी बातें आप कह रहे हैं कि कोई डबल डिजिट ये सच्चाई है, नहीं पहुंच, ये सच्चाई है, आप देख लेना। कहने का आधार क्या है? आप पब्लिक, हम पब्लिक के बीच में रहते हैं, आप देख लेना। आपको लगा था कि आप चुनाव हार रहे हैं? किसे? आपको लगा था कि आप चुनाव हार रहे हैं? आपको मुझे लगा होगा, मुझे लगा था। सच्चाई है। आपको यकीन नहीं होगा इस बात का। मैंने कहा अपने लोगों से कि चुनाव टाइट है, शायद मैं हार जाऊंगा। मैंने चुनाव के बीच में कहा था। क्यों? समीकरण होता है, चुनाव का समीकरण होता है साहब। चुनाव का हमेशा समीकरण होता है। कोई नहीं कहेगा इस बात को। मैंने कहा था अपने कार्यकर्ताओं से, आप कहोगे किसी दिन आमना सामना करा दूंगा। मुझे लगता है चुनाव मेरा टाइट है। मैं चुनाव के बीच कह दिया था, और मैंने ये भी कहा था लेकिन वोट 1 लाख प्लस लूंगा, 1 लाख प्लस वोट लूंगा। उसके बाद भी मुझे लगता है चुनाव लूज कर दूंगा, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं इस बार 1.5 लाख वोट लूंगा। चुनाव 1.5 लाख वोट लूंगा और 65-70 हजार वोटों से चुनाव जीतूंगा। आप लिख लेना इसे, लिख लेना। आप फिर पॉडकास्ट करना आएंगे मेरा। मैं 65 से 70 हजार वोटों से सरदाना पे चुनाव जीतूंगा। लेकिन सपा ने जिनको आपके सामने खड़ा किया, अतुल प्रधान को, वो भी
अखिलेश यादव के करीबी हम- जमीनी नेता कहे अच्छा है जाते तो। हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हैं, तो आपको लगता नहीं कि आपके लिए बहुत आसान चुनाव नहीं? अरे ये बहुत आसान है। समाजवादी पार्टी तो पहले 2 चुनाव तीसरे नंबर पर रही है, वहां इस बार भी तीसरे पर रहेगी समाजवादी पार्टी। अतुल प्रधान छोटे भाई हैं हमारे, मैं उनके बारे में कभी कुछ कहता नहीं, लेकिन वो तीसरे नंबर, दोनों चुनाव तीसरे नंबर पर है, इस बार भी तीसरे पर रहेंगे समाजवादी पार्टी, तीसरे नंबर पर। अतुल प्रधान छोड़िए, खुद अखिलेश यादव जी लड़ेंगे तो तीसरे नंबर पर रहेंगे ना। मैं तो कहता हूं ना, इस बार अखिलेश यादव जी को लड़ना चाहिए। नहीं, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? अरे पब्लिक की वजह से, ये पब्लिक की वजह से कॉन्फिडेंस है। हम पब्लिक के बीच में काम करते हैं। देखिए, हमने सरदना को हजारों करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी बनवाई, हमने हजारों करोड़ की लागत से वहां पानी की घर घर पानी पहुंचवाया, टंकियां बनवाई, हमने मंडियां बनवाई, हमने अस्पताल बनवाए, हमने कॉलेज बनवाए, हमने सड़कें हाईवे बनवाई। जिस दिन से हम विधायक नहीं है, एक भी काम नहीं है, कोई काम नहीं हो पा रहा है वहां, कोई करा ही नहीं पा रहा है। काम तो कराने से होते हैं साहब। हम जब समाजवादी की सरकार थी, हम तब भी काम कराते थे, लड़के कराते थे, लेकिन काम कराते थे। काम कराने से काम होता है साहब। अखिलेश यादव तो कभी काम पे विश्वास ही नहीं करते, वो कभी काम करते ही नहीं, उनकी सरकार में कभी काम हुए ही नहीं। तो आपको इस बार 2027 को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को कॉन्फिडेंस है, पूरी भारतीय जनता पार्टी 350 प्लस सीटों के साथ चुनाव जीतेगी। लेकिन जिस तरीके का एसआईआर हुआ, मुख्यमंत्री जी ने आशंका जताई कि 3 करोड़ लोगों के लगभग नाम कट रहे हैं, 4 करोड़ तो उन्होंने कह दिया, तो आपको लगता नहीं कि लेकिन दर्द अखिलेश यादव जी को हो रहा है। दर्द तो भाजपा को भी हो रहा है? नहीं, अखिलेश यादव जी को हो रहा है ना। अखिलेश यादव जी तो आके, और वो देखिए, अखिलेश यादव जी किसी भी संवैधानिक संस्था पे विश्वास नहीं करते। वो कभी आर्मी के साथ खड़े नहीं हुए, वो कभी देश के साथ खड़े नहीं हुए, वे कभी अगर हिंदुओं पे कोई अत्याचार हुआ उसके साथ खड़े नहीं हुए, चुनाव आयोग के साथ खड़े नहीं हुए, कभी नहीं होते। आर्मी के साथ तो उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा आर्मी की है, बहुत लेकिन सम्मान कभी करते हैं, कभी बहुत सम्मान करते हैं, हम लोगों ने कई बार देखा। नहीं, लेकिन कभी बोलते नहीं ना। कभी बोला है? कभी नहीं बोला। अभी आर्मी ने इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर किया कि अखिलेश यादव जी ने बधाई दी देश के आर्मी को और देश के प्रधानमंत्री को, कभी बधाई दी कि आपने इतना अच्छा काम किया? नहीं किया, वो करते ही नहीं इस काम को। आप तो सीधा अखिलेश यादव को ही टारगेट करते हैं। तो किसे करूंगा? नेता तो समाजवादी का अखिलेश यादव ही है ना, तो नहीं करूंगा ना। आपको कहा जाता है कि आप हिंदुवादी नेता हैं, उग्र हिंदुवादी नेता हैं, पश्चिम के बड़े हिंदुवादी चेहरे हैं, सुनने में आपको अच्छा लगता है? मैं लोगों का पब्लिक का नेता हूं। मैं पब्लिक का के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता हूं। मैं अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तो उनकी बात उठाता हूं। अब उसमें लोग क्या कहते हैं मुझे उससे नहीं पता, लेकिन मैं संतुष्ट इस बात का हूं कि मैं अपने लोगों की आवाज उठाता हूं। अब जब नए प्रदेश अध्यक्ष आ गए, बीजेपी 2027 की तैयारी में जुट रही है, तो संगीत सोम अपने को कहां देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि अब नई कार्यकारिणी भी आने वाली है, तो आप संगठन में भी जाएंगे, आप अपने आप को आने वाले समय में क्या मैं संगठन का व्यक्ति नहीं रहा, मैंने संगठन में कभी काम नहीं किया। तो और मैं संगठन, देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। यहां कौन कार्यकर्ता कब क्या बनेगा ये कोई नहीं बता सकता। संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, मैं कार्यकर्ता की हैसियत से काम करता हूं और उसी हैसियत से हमारे यहां सब काम करते हैं। आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री भी अपने आपको कार्यकर्ता बताते हैं, वो भी नेता नहीं बताते। भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है। यहां ये अखिलेश यादव जी की पार्टी नहीं है कि पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब तक अखिलेश यादव जी है वो ही रहेंगे। अखिलेश यादव जी के साथ मैं अभी डिक्लेयर कर सकता हूं कि उसके बाद उनका बेटा रहेगा, और कोई नहीं बन सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कौन क्या बनेगा किसी को कुछ नहीं पता है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए संगीत जी, और हमारे इस खास पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे संगीत सोम। तमाम विवादित मुद्दों पर हमने यूपी तक ने उनसे बात की और इन्होंने उसी अंदाज में जवाब दिया जिसके लिए जाने जाते हैं। तो अगली पॉडकास्ट में फिर किसी नई शख्सियत से मुलाकात होगी। आप हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए यूपी तक।